हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल वॉरियर विथ डीके शर में। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूं कि मैंने 6 बजे वीडियो डालने का आप लोगों से वादा किया था, लेकिन विभागीय कार्यवश में थोड़ा व्यस्त हो गया और वीडियो अभी रात के 10 बजे डाल रहा हूं। खैर चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले बताया था कि हम आज क्लास ज्योग्राफी से शुरू करेंगे, तो ज्योग्राफी से मैंने देखा कि सोलर सिस्टम थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, तो आप लोग सोलर सिस्टम के बारे में ही पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है। जैसा कि ये चैनल हम लोग एसएससी जीडी के लिए तैयार कर रहे हैं, एसएससी जीडी को वही फोकस करके उसका जो क्वेश्चन पैटर्न है उसी को ध्यान में रख के हम इस चैनल में क्वेश्चन को और क्लास को भी अरेंज करेंगे। तो ये क्लास जो मैं अभी ले रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ एसएससी जीडी के लिए है। बाकी और जो कुछ क्लासें हैं मैं अगर मैं लेता हूँ तो मैं बाद में उसके लिए डिस्कस करूँगा, बातें करूँगा। तो अभी आप लोग सिर्फ एसएससी जीडी के जो स्टूडेंट हैं वो इसको टारगेट करें, उसको पढ़ें। बाकी लोग भी पढ़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा और डीप में जाना पड़ेगा। एसएससी जीडी के लेवल के बाद अगर आप एसएससी और किसी एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं, बिहार दरोगा करते हैं, सीपीओ का करते हैं, तो इसके लिए जो जीएस है थोड़ा सा और डीप में आपको जाना पड़ेगा। सीएपीएफ की प्रिपरेशन करते हैं। तो चलिए आते हैं, हम शुरू करते हैं क्लास सोलर सिस्टम के ऊपर। तो सोलर सिस्टम के बारे में जो एक बेसिक जानकारी मैं आपको पहले दे देता हूँ कि सोलर सिस्टम जिसे हम सौर मंडल भी कहते हैं। सौर मंडल हमारा जो सौर मंडल है जिसमें पृथ्वी एक ग्रह है। ये 8 ग्रह, एक तारा, मतलब एक सूर्य, 8 ग्रह और बाकी उस ग्रह के अपने अपने प्लानेट, उपग्रह, उल्कापिंड जिसे मीटेरियट्स कहते हैं, एस्ट्रॉइड्स जिसे क्षुद्रग्रह भी कहते हैं, इन सभी चीज़ों को मिला के एक सौर मंडल इसका नाम दिया गया है, सौर परिवार नाम दिया गया है। तो सूर्य, उसके अलावा 8 ग्रह, सभी उल्कापिंड, सभी क्षुद्रग्रह, सभी धूलकण, सभी जितने चीज़ हैं सबको मिला के एक सोलर सिस्टम बनाया गया है। ये सोलर सिस्टम अब कैसे इसको अगर थोड़ा सा एलाबोरेट करें तो रात के समय जब आप आसमान में देखते हैं, अब थोड़ा सा चीज़ों को शुरू से शुरू करते हैं कि जब आप रात को आसमान में देखते हैं और जितने कुछ आपको दिखाई देता है, ये जितने तारे दिखाई देते हैं, चंद्रमा दिखाई देता है, ये सारा कुछ को मिला के हम एक खगोलीय पिंड बोलते हैं, जिसे सेलेस्टियल बॉडी कहा जाता है, आकाशीय पिंड कहा जाता है। इसी आकाशीय पिंड में हमारा सूरज भी है, हमारा पृथ्वी भी है, बाकी प्लैनेट्स भी है, सैटेलाइट भी है। तो इस प्लानेट में आप देखेंगे रात में जब पूरे खुले आसमान में, तो कई बार आपको तारों की कई सारी समूह दिखाई देगी। जैसे कई सारे तारों का ग्रुप दिखाई देगा, जिसे अर्सा मेजर कहा जाता है या नक्षत्र मंडल कहते हैं। इसे नक्षत्र मंडल भी कह सकते हैं, जिसे इंग्लिश में इसे अर्सा मेजर भी बोलते हैं, या इसे बिग बियर भी बोला जाता है। जिसी का एक पार्ट आपको सप्तऋषि के रूप में दिखाई देता है, लेकिन सप्तऋषि थोड़ा सा छोटा नक्षत्र मंडल है, ये नक्षत्र मंडल का एक भाग है। ये अर्सा मेजर का एक पार्ट है जिसे सप्तऋषि कहते हैं। सप्तऋषि में सामान्यतः 7 तारों का ग्रुप होता है। उसके बाद आसमान में एक ध्रुव तारा होता है, पोल स्टार होता है, जिसे ध्रुव तारा भी बोलते हैं या नॉर्थ स्टार भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमेशा प्रत्येक दिन उत्तर दिशा में ही आकाश में निकलती है और इसकी दिशा चेंज नहीं होती है, ये सालों भर उत्तर दिशा में ही दिखती है। इसीलिए इसे नॉर्थ स्टार भी कहा जाता है और पोल स्टार भी कहा जाता है, और हिंदी में से ध्रुव तारा भी कहा जाता है। तो प्राचीन समय में लोग दिशा का निर्धारण करने के लिए कई बार तारों की सहायता लिया करते थे। तो ये ध्रुव तारा के सहारा से उन्हें पता चलता था कि उत्तर है, तो बाकी दिशा अपने आप डिसाइड करते थे। तो कुछ खगोलीय पिंड जैसे कि तारा है, जो स्टार है, उसके पास अपना प्रकाश होता है, अपना ऊर्जा होता है, अपना ऊष्मा होता है। लेकिन जो प्लानेट है, जो ग्रह है, उसके पास उसका अपना खुद का ऊष्मा नहीं होता है, खुद का प्रकाश नहीं होता है। वो अपने आसपास के जो भी तारा है उस पर डिपेंड करते हैं ऊष्मा और प्रकाश के लिए। तो जिस पिंड के पास अपना प्रकाश है, ऊष्मा है, वो तारा है। हर तारा का अपना एक परिवार होता है जिसमें कई सारे ग्रह भी होते हैं, प्लैनेट होते हैं। उसी तरह सूर्य एक तारा है, स्टार है, उसके साथ उसका एक पूरा परिवार है जिसमें 8 ग्रह है। अगर आप सूर्य के पास से इसे देखना शुरू करें तो मैं यहाँ पे थोड़ा दिखाता हूँ आप लोगों को। जैसे बीच में आ जाइएगा, ये सन हो गया। अब यहाँ से सन के डिस्टेंस के हिसाब से एक दूरी पर आता है, इसको बुध बोलते हैं, अंग्रेजी में इसे मरकरी बोलते हैं। उसके बाद सेकेंड राउंड आता है, ये इसको वीनस बोलते हैं, हिंदी में शुक्र बोलते हैं। इसके बाद फिर एक और आएगा, तीसरा ग्रह प्लानेट जिसे अर्थ बोलते हैं, जिस पे हम लोग रहते हैं, इसे पृथ्वी बोलते हैं। इसके बाद चौथे नंबर पे एक आता है जिसे मार्स कहते हैं,
जिसको हम हिंदी में मंगल कहते हैं। ये जो 4 प्लैनेट हो गया, मरकरी, वीनस, अर्थ और मंगल, ये सूर्य से दूरी के हिसाब से तो 5वें नंबर पे का आएगा। अब इधर से लिखना शुरू करते हैं। ये कौन सा हो जाएगा? जुपिटर हो जाएगा, ये जिसे बृहस्पति बोलते हैं। उसके बाद इसके ऊपर आएगा, इसको सैटर्न बोलते हैं, इसको शनि। इसके फिर एक ऊपर आएगा जिसको यूरेनस बोलते हैं। और इसके बाद फिर एक आएगा 8वां प्लैनेट जिसे नेपच्यून बोलते हैं। ये जो 8 प्लैनेट है, इसके अलावा एक 9वां प्लैनेट भी था जिसे प्लूटो बोलते थे, लेकिन उसे 2006 में इसके प्लैनेट की कैटेगरी से हटा दिया गया है। अब उसे ड्वार्फ प्लैनेट, बौना ग्रह बोलते हैं। तो ये सोलर सिस्टम में ग्रहों का ऐसा स्टेटस है। डिस्टेंस के हिसाब से सेंटर में सन हो गया जो एक स्टार है, इसके पास अपना हीट उष्मा है, अपना प्रकाश है। इसके सबसे नियरेस्ट ग्रह बुध जिसे मरकरी भी बोलते हैं, दूसरे नंबर पे शुक्र जिसे वीनस बोलते हैं, तीसरे नंबर पे अर्थ जिसे पृथ्वी बोलते हैं, चौथे नंबर पे मंगल जिसे मार्स बोलते हैं, 5वें नंबर पे जुपिटर जिसे बृहस्पति बोलते हैं, 6ठे नंबर पे शनि जिसे सैटर्न बोलते हैं, 7वें नंबर पे यूरेनस जिसे यूरेनस या हिंदी में कई बार अरुण भी इसको बोलते थे, लेकिन अभी यूरेनस ही चर्चा में है तो अब यूरेनस ही पढ़िए। और 8वें नंबर पे नेपच्यून जिसे वरुण कहा जाता था, लेकिन आजकल उसे भी नेपच्यून के नाम से ही जाना जाता है, तो आप उसे नेपच्यून ही पढ़िए। तो इस तरह से ग्रह को सूर्य के पास से दूरी के हिसाब से एक बार मेरे साथ बोलिए: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। अब इस पे आते हैं, इसको थोड़ा सा मिटाता हूँ क्योंकि बोर्ड छोटा है। मैं जल्दी एक बड़ा बोर्ड ले लेता हूँ, थोड़ा सा सहूलियत होगी छोटा बोर्ड होने की वजह से, और बोर्ड की क्वालिटी भी थोड़ी सी कमज़ोर है तो बहुत अच्छा इसमें थोड़ा लिखावट आ भी नहीं पा रही है। अब हम थोड़ा इधर से आपको साइड शिफ्ट से दिखाते हैं क्योंकि जगह के अभाव में। ये हो गया सन, तो सन के पास से जो आएगा ये हो गया बुध, ये हो गया, इसके बाद हो गया बुध, इसके बाद हो गया, बताइए, शुक्र। अब मेरे साथ बोलते जाइए, आप बोलते जाइए, आपको याद ही हो जाएगा। पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। अब इसमें थोड़ा सा ये जो इसमें जो अब समझने वाली बातें क्या है, सन के सबसे नियरेस्ट ग्रह बुध, सब इसे बोलते हैं ग्रह, अंग्रेजी में बोलते हैं प्लैनेट। तो सन क्या है? कि स्टार है। तो सन के सबसे नियरेस्ट ग्रह बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल। ये जो 4 प्लैनेट है, ये जो 4 प्लैनेट है इसे कहते हैं इनर प्लैनेट। और ये जो 4 प्लैनेट इधर के हैं इसको बोलते हैं आउटर प्लैनेट। हिंदी में अंतःग्रह और बाह्य ग्रह। अब इसमें अंतर क्या है? ये जो 4 ग्रह है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये चारों का जो सरफेस है सॉलिड है। इसका सरफेस सॉलिड मतलब ठोस है, ये चट्टानों से बना हुआ है। इसके बाद जो 4 प्लैनेट है, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, इसका जो सरफेस है वो ठोस नहीं है, मतलब उसका सतह है वो ठोस नहीं है
सॉलिड नहीं है, उसमें तरल पदार्थों और गैसों से मिलकर वो बना हुआ है। तो ये जो चार प्लैनेट बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, याद रखिएगा, ये इसको आउटर प्लैनेट बोलते हैं। बाद के 4 प्लैनेट मतलब आउटर प्लैनेट। ये आउटर प्लैनेट जो है उसका जो निर्माण हुआ है वो तरल पदार्थों से और गैस से हुआ है। बाकी जो अंदर के 4 प्लैनेट है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इसका जो निर्माण हुआ है वो चट्टानों से हुआ है, इसलिए ठोस ग्रह है। अब इन दोनों ग्रहों के बीच में, इस 2 ग्रहों के बीच में, मंगल और बृहस्पति के बीच में, मंगल और बृहस्पति के बीच में, यहाँ थोड़ा सा बोर्ड थोड़ी सी तकलीफ दे रही है। मंगल और बृहस्पति के बीच में ये जो एरिया है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े हैं, कई सारे कण हैं जो ये भी सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। इसमें सारे छोटे छोटे कण को बोलते हैं क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रॉयड बोलते हैं, एस्ट्रॉयड, इसे बोलते हैं एस्ट्रॉयड, या हिंदी में बोलते हैं इसे क्षुद्र ग्रह। बोर्ड छोटा होने की वजह से लगता है थोड़ा सा देखने में भी दिक्कत आ रहा होगा आप लोगों को। 1-2 दिन में मैं लेता हूं बोर्ड। इसे बोलते हैं एस्ट्रॉयड। ये जितने छोटे छोटे टुकड़े हैं, कण हैं, जो ग्रहों की तरह ही सूर्य का चक्कर लगाते हैं, इसे बोलते हैं एस्ट्रॉयड या क्षुद्र ग्रह। ये बीच में होते हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच में, इसलिए इसे इस एरिया को, ये जो ऑर्बिट के जो एरिया है, इसे बोलते हैं एस्ट्रॉयड बेल्ट। एस्ट्रॉयड बेल्ट। इसे बोलते हैं एस्ट्रॉयड बेल्ट। अब आइए थोड़ी सी ग्रहों के ऊपर चर्चा करते हैं। तो ये पृथ्वी के जो सबसे नजदीक का ग्रह है वो शुक्र है। पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह शुक्र है, और शुक्र और पृथ्वी में बहुत चीज ऐसा है जो मैच करता है, मिलता जुलता ग्रह है। इसीलिए कई बार पृथ्वी को शुक्र का जुड़वां ग्रह या शुक्र पृथ्वी का जुड़वां ग्रह, इसे अर्थ ट्विन, पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कहा जाता है। अर्थ ट्विन भी कहा जाता है, मतलब पृथ्वी का जुड़वां ग्रह भी कहा दिया जाता है। शुक्र पृथ्वी के सबसे समीप भी है। अब जो ग्रहों का घूमने का क्रियाकलाप है, आप उस पर थोड़ा सा आइए। ग्रहों का जो घूमने का क्रियाकलाप है, अगर ये बीच में शन हो गया, तो अब इसके जो चक्कर लगाते हैं, जैसे यहाँ पे ऐसे करके घूमते हैं, ये जैसे हम बुध, तो हर ग्रह जो अपने जो उसका एक्सिस है उस पे भी घूमता है, और जैसे इधर से इधर की तरफ, और बाकी इस पाथ पे भी घूमता है। तो जो अपने एक्सिस पे घूमता है, इसमें बुध, मतलब शुक्र, बुध को छोड़ दीजिए, बुध शुक्र, मैं ग्रह का नाम लिख के आपको बता देता हूं, उसमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसमें जो शुक्र और यूरेनस, 2 जो प्लैनेट है ना, ये उल्टी दिशा में घूमता है, ऐसे मतलब क्लॉकवाइज घूमता है। बाकी जितने सारे प्लैनेट है, इसको छोड़ के अब कौन कौन सा बच गया, इसको इधर लिख लेते हैं। इधर लिख लेते हैं तो बच गया बुध, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, नेपच्यून। 3 3 6 2 8 हो गया। अब ये जो 6 ग्रह है, ये जैसे ये ग्रह है तो ये ऐसे घूमता है, तो एंटी क्लॉकवाइज, इसको बोलते हैं बाएं से दाहिने की तरफ, और ये इसको वामावर्त बोलते हैं। और ये शुक्र और यूरेनस उल्टी दिशा में घूमता है, इसलिए इसको दाहिने से बाएं की तरफ जाता है, इसे बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ये क्लियर हो गया। ये 2 ग्रह का दिशा, घूमने का दिशा अलग है। ये पथ इसका ऐसा ही है, ये पथ और ये ग्रह आपने देख ही लिया, इसका पोजीशन ऐसे है। अब जो 2 ग्रहों के बीच की पट्टी को हम बताए थे आपको कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, सब अपने अपने अक्ष पे घूम रहा है। इसके बाद बृहस्पति, शनि,
यूरेनस, नेपच्यून। अब ये जो एरिया आपको मैंने बताया था, इसको एक बार आप थोड़ा रिमाइंड करिए, बताइए इसको हम क्या जगह बोले थे। इसके बीच में जो सारे पार्टिकल्स हैं इसको हम बोलते हैं एस्टेरॉइड्स, क्षुद्र ग्रह। और ये जो बेल्ट है, पूरा जो रास्ता है, इसको बोलते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट। ये क्लियर हो गया। ये जो 4 इनर प्लैनेट थे इसको बोलते हैं, सर ये चारों बोल को इनर प्लैनेट, क्योंकि इसके सरफेस चट्टानों का बना है, रॉक का बना है, ठोस है। ये चारों का जो सरफेस है वो लिक्विड और गैस से बना है, ये सरफेस ठोस नहीं है। क्लियर हो गया प्लैनेट। अब हम इससे थोड़ा सा बाहर निकलते हैं। अब एक चीज देखिए, ये सूर्य है और ये पृथ्वी अगर यहाँ पे है, तो सूर्य से पृथ्वी तक इस प्रकाश को आने में, लाइट को आने में, मतलब प्रकाश को आने में 8 मिनट 20 सेकेंड का टाइम लगता है। इसको ध्यान रखिएगा। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। ये कई जगह 8 मिनट 16 सेकंड भी देखने को मिलेगा, कई जगह 8 मिनट भी मिलेगा, लेकिन ये एक एग्जैक्ट फिगर है जो सामान्यतः इस तरह के ऑप्शन आएंगे तो आपको 16 और 20 एक साथ देगा ही नहीं। तो ये आप याद रखिए, 8 मिनट 20 सेकंड। अब इसमें अभी आपको मैं बताता हूँ ये ऐसा क्यों होता है, तो थोड़ा सा कम बेशी भी क्यों हो जाता है। क्योंकि ये अगर सन है तो पृथ्वी जो घूमती है ना सन के चारों साइड, इसको ऐसे दीर्घ वृत्ताकार पथ में घूमती है। इस बिल्कुल गोल नहीं घूमती है, ये दीर्घ वृत्ताकार पथ में घूमती है। इस दीर्घ वृत्ताकार पथ में घूमने के कारण ही कई बार पृथ्वी नजदीक भी होती है तो कई बार दूर भी होती है। तो ये थोड़ा बहुत सेकंडों में अंतर होते रहता है। इसीलिए ये जो पृथ्वी, सूर्य से पृथ्वी तक आने में जो प्रकाश का टाइम है 8 मिनट 20 सेकंड, उसको आप लोग याद रखिए और थोड़ा सा याद रखिए। अब ये तो हो गया। अब मैं आपको दूसरा चीज पे ले चलता हूं। आपने अभी क्या क्या सीखा, क्या क्या चीजों पे ध्यान दिया, उसको पहले देखिए। पहले आपने स्टार के बारे में जाना, जिसे तारा बोलते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा बड़ा बड़ा अक्षरों में, थोड़ा समझ आएगा। तो ये बोर्ड का काफी आज प्रॉब्लम आ रही है। ये आपने पढ़ा स्टार, इसको बोलते हैं तारा। सन भी इसमें, सन मतलब सूर्य भी एक तारा है। इसके पास अपना प्रकाश भी होता है और अपना ऊष्मा भी होता है, अपना हीट भी होता है, अपना टेम्परेचर भी होता है। तो जिसके पास अपना ऊष्मा है, अपना प्रकाश है, वो तारा है। सूर्य के पास अपना प्रकाश है, अपना ऊष्मा है, वो भी एक तारा है। उसके बाद हमने पढ़ा प्लैनेट, इसको बोलते हैं ग्रह। हर तारा का अपना एक परिवार है जिसमें कई सारे ग्रह हैं। हमारा जो सूर्य है, सन है, इसके अंतर्गत में इसके अंदर 8 प्लैनेट हैं, मतलब 8 ग्रह है। इसके बाद आपने पढ़ा सैटेलाइट। इसको बोलते हैं उपग्रह। जैसे अपना पृथ्वी है, पृथ्वी का भी एक उपग्रह है जिसे चंद्रमा बोलते हैं। पृथ्वी का मात्र एक ही उपग्रह है, एक ही सैटेलाइट है, मतलब प्राकृतिक सैटेलाइट एक ही है जिसे हम चंद्रमा बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे ग्रहों के अपने अपने चंद्रमा, उसके अपने अपने ग्रह होते हैं। जिस तरह से ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इसको थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है, इसको तारा को हटा के सूर्य ही कर दीजिए। जिस तरह से ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसी तरह से उपग्रह ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब उपग्रह के बाद आता है, और इसके बाद आपने पढ़ा था क्षुद्र ग्रह, जिसको बोलते थे एस्टेरॉइड्स। इसको बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह कहां पे था? मंगल और बृहस्पति के बीच में, मार्स और जुपिटर के बीच में एक एस्टेरॉइड बेल्ट था, जिसमें क्षुद्र ग्रह ही क्षुद्र ग्रह था। उसके बाद आपने पढ़ा मीटेरोइड्स। इसको क्या बोलते हैं? उल्का पिंड। अभी आपने पढ़ा नहीं है। उल्का पिंड पत्थर के
बहुत सारे पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े, पत्थरों के टुकड़े जो सूर्य के चारों ओर ग्रहों की तरह ही चक्कर लगाते हैं, जैसे ग्रह चक्कर लगाता है सूर्य का, उसी तरह बहुत सारे पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े भी स्पेस में जा चले गए और वो सारे भी सूर्य के चक्कर लगाते हैं। उन सभी पत्थर के टुकड़ों को एक साथ नाम दिया गया है मीटेरॉइड्स, जिसे उल्कापिंड कहते हैं। आपने कभी कभी रात के समय देखा होगा कि एक जलता हुआ, जैसे टूटता हुआ तारा भी कई बार लोग कहते हैं कि जलता हुआ कुछ चिंगारी सा आसमान से नीचे की तरफ आता है और आते आते गायब हो जाता है। ये इसलिए होता है कि जब ये अपनी कक्षाओं से बिछड़ते हैं और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के एरिया में आ जाते हैं तो पृथ्वी उसे अपनी तरफ खींच लेता है, और जैसे ही खींचता है तो उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हवा में घर्षण की वजह से उसमें आग लग जाती है और कई बार जल जाता है। समय तो जल ही जाता है। कभी कभी बहुत बड़ा पत्थर का टुकड़ा है तो जल नहीं पाता है पूरी तरह से और उसका बचा हुआ टुकड़ा पृथ्वी तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से कई बार पृथ्वी में बहुत बड़े गड्ढे भी बन जाते हैं। इतनी तेजी से पृथ्वी गिरता है कि काफ़ी जमीन के काफ़ी अंदर तक गड्ढा बन जाता है। इसे उल्कापिंड या मीटेरॉइड्स कहते हैं। ये भी क्लियर हो गया। और इस सारे चीज़ों को एक साथ, इस सारी चीज़ों को एक साथ जो नाम दिया गया है उसे बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडी, मतलब खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड जिसको बोलते हैं, इस पूरे को, समग्र चीजों को एक साथ बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडी या फिर खगोलीय पिंड। इतना याद रहेगा आपको। और चलिए आपको एक कहानी सुनाते हैं। थोड़े से ये आपको इसमें से कुछ लिखने का मन करे तो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो रिकॉर्डेड वीडियो है। इसमें आप बीच बीच में रोक रोक के भी चीज़ों को देख सकते हैं। थोड़ा सा क्लास में रफ्तार लाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि कई सारे नए बच्चे भी अभी आ रहे होंगे, तो थोड़ा सा धीरे धीरे शुरू मतलब चीज़ों को पटरी पर लाएंगे। आपको कहानी सुनाते हैं कबीरदास की। सुनाएं या रहने दें? चलिए सुनाते हैं। एक पंडित जी थे। पंडित जी का नाम था देवदत्त शर्मा, और वो वाराणसी में गए और वेदों का अध्ययन करने के बाद जब वो पंडित बन गए तो वहाँ पे जब एग्ज़ाम हुआ, फाइनल एग्ज़ाम, तो उसने फर्स्ट रैंक उसमें लाया। और ये पहली स्थान लाने के बाद उनको अंदर की जो एक फीलिंग्स थी काफ़ी अच्छी हो गई, और वो आए अपने गांव, अपने माता जी को बताया कि माँ, मैंने यूनिवर्सिटी में टॉप किया हूँ, फर्स्ट रैंक है और ये देखिए सर्टिफिकेट। तो उनकी माँ ने बोला कि बेटा, मैं न मानती, अपने गांव एक जुलाहा रहता है, आप उसको हरा के आओ तो मैं समझूं कि आप पंडित बन गए। तो बोला, क्या जुलाहा का बात कर रहे हो, और क्या जुलाहा मेरे से शास्त्रार्थ करेगा, मेरे से जीतेगा? तो उनकी माँ ने बोला कि नहीं, आप उसमें जाके मिल के आओ, अगर आपने उसको हरा दिया तो मैं समझूंगा कि आप पंडित बन गए। तो पंडित जी ने गए। ज्ञानियों में बड़ा ताव होता है, ज्ञानी लोग बड़े आक्रामक हो जाते हैं कई बार। तो उन्होंने गए काफ़ी गुस्से में कबीर जी के यहाँ और बोले, कबीर। तो कबीर तो घर पे थे नहीं। जब लोग चार बार आवाज़ लगाए तो कबीर की बेटी कमाली निकली घर से। अरे पंडित जी प्रणाम, आइए बैठिए। अरे बैठूंगा बाद में। कबीर कहाँ है? बाबूजी की बात कर रहे हैं। अच्छा जो भी है तुम्हारा, वो कहाँ है? बोला, अब पंडित जी कबीर वो तो चादर बेचने गए हैं। कबीर चादर बेचता है? तो बोला, हाँ चादर बेचते हैं, वो तो अभी चादर बेचने गए हैं। तो फिर उन्होंने आया वापस, पंडित जी वापस घर पे आ गए। बोले माता जी को, अरे कहाँ भेज दिया था, वो तो चादर उधर बेचने वाला आदमी है, आप बोले कि जाके शास्त्रार्थ करके आओ, उससे क्या ज्ञान की बातें करूँगा। उनकी माँ ने बोला कि बेटा ऐसा नहीं है, आप उससे मिलो एक बार पहले और उसके बाद आके बताओ, अगर आप उससे जीत गए तो मैं समझूंगा कि आप ज्ञानी हैं, पंडित बन गए। कबीर जी फिर वापस आए। तो फिर कबीर की बेटी कमाली आई, वही बोला, कबीर को बुलाओ। पंडित जी अभी कहाँ बुलाएंगे, चादर बेचने गए हैं बाजार में, अब कहीं बेच रहे होंगे, अब कोई दुकान तो हमारा फिक्स है नहीं, अब कहीं घूमते होंगे, तो कहाँ से मैं खोज के लाऊं? आप शाम को आइए, शाम को मिल जाएंगे। तो पंडित जी फिर वापस, शाम का इंतजार करना पड़ेगा अब तो उन्होंने फिर वापस से घर पे आ गए। शाम को जब कबीरदास जी आए घर पे तो उनकी बेटी ने बताया कि बाबूजी एक आए थे, पंडित जी बड़े भौकाली बन रहे थे, तो बड़े गुस्से में थे, वो आपको पूछ रहे थे कहाँ गए हैं। तो बोले, तो आपने पानी वानी पीने के लिए नहीं बोला? बोला, बिल्कुल मैं तो बोला, वो तो आग उगल रहे थे। तो कबीर
फिर तब तक पंडित जी वापस आ गए। तो जब पंडित जी आए तो कबीर, शिष्टाचार है, कबीर ने बोला प्रणाम पंडित जी, आइए बैठिए, ये तो शिष्टाचार है भारतीय परंपरा का। तो बोला ठीक है मैं बैठूंगा बाद में, पहले तुमसे शास्त्रार्थ करना है मुझे। तो कबीर ने बोला महाराज आप क्या बात कर रहे हैं आप, हम तो जुलाहा है, हमें तो पढ़ने का अधिकार ही नहीं है, हम उससे कैसे शास्त्रार्थ करोगे साहब सरकार। बोला तुम पढ़े लिखे नहीं हो? तो बोला नहीं मैं तो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं तो अनपढ़ हूं, मेरे से कैसे शास्त्रार्थ करोगे। और पंडित जी बोला ये तो सही बोल रहा है ये, मतलब जब पढ़ा लिखा नहीं है तो क्या शास्त्रार्थ करेगा। तो बोला ठीक है आप लिख के दे दो। तो बोला पंडित जी लगता है कुछ है आपको, और जब मैं पढ़ा लिखा ही नहीं हूं तो लिख के कैसे दे सकता हूं। तो बोला ठीक है तुम नहीं दे सकते हो तो मैं ही लिख देता हूं। तो ठीक है आप लिख लो। और मेरे से तो उन्होंने पंडित जी ने लिखा कि मैं पंडित देवदत्त शर्मा कबीर से शास्त्रार्थ में हार गया, और पेज पे अंगूठा बोला उसको इस पर सिग्नेचर कर दो। फिर कबीर ने बोला कि वही आप क्या बात कर रहे हैं, जब आपको बोला पढ़ा लिखा ही नहीं हो सिग्नेचर कैसे करूंगा, बोला अंगूठा लगा देता हूं। तो उन्होंने अंगूठा लगा दिया और पेज लेके उन्होंने अपने फिर वापस आए अपनी माँ के पास दिखाया। तो जब उनकी माँ ने उस पेज को पढ़ा तो उस पर लिखा था कि मैं पंडित देवदत्त शर्मा कबीर से शास्त्रार्थ में हार गया। बड़ा ताज्जुब की बात है, पंडित जी ने बोला वैसा तो नहीं लिखा, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। फिर से गए वापस, कबीर जी को भी तकलीफ हो रही थी। कबीर जी बोला भाई पंडित जी आपको जो 10-20 पेज में लिखना है लिख लो, अब खाने का टाइम हो रहा है, वो वैसे बार बार आके तंग मत करो। तो पंडित जी ने 10-12 पेज पे लिखा सेम चीज़ें कि मैं पंडित देवदत्त शर्मा कबीर से शास्त्रार्थ में हार गया। उसने सब पे कबीर का अंगूठा लगवा के लेके आए 10 पेज, माँ के पास दिखाए। तो माँ ने पढ़ा 10 पेज में फिर सेम बातें कि मैं पंडित देवदत्त शर्मा कबीर से शास्त्रार्थ में हार गया। तो पंडित जी बड़ा उतावले हो गए, अरे ये तो बड़ा अजीब हो जा रहा है, मैं लिखता कुछ और हूँ लिखा कुछ और जाता है, लगता है कबीरदास जी कुछ तंत्र विद्या जानते हैं। तो उनकी माँ ने बोला बेटा तुम कब समझोगे, ये तुम्हारा अहम जो है ना ये तुम्हें बार बार मजबूर कर रहा है, ये बात लिखना तुम कुछ और चाहते हो लिख कुछ और जाते हो। जब भी तुम कबीर का नाम लेते हो ना तुम्हारे अंदर की जो गुस्सा है इतनी जग जाती है कि तुम उसे का नाम हारने के बदले जितने भी लिख दे रहे हो। इसीलिए कबीर पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन वो ज्ञानी है। तुम पढ़ लिख जरूर गए हो लेकिन हो अभी अज्ञानी। तो पढ़ा लिखा होना और ज्ञानी होना दो तरह की बातें हैं। आप एक जब सोसाइटी में रहते हैं, एक सभ्य समाज के निर्माण की बात करते हैं, तो आप पढ़ाई के साथ साथ आपका जो ज्ञान का तकाजा है उसको अमल में भी लाना जरूरी है। आप अगर सभ्यता को नहीं बरत रहे हैं, आप एक सभ्य लोगों की तरह अपने बर्ताव नहीं कर रहे हैं, तो आपके पढ़े लिखे होने का कोई मतलब बनता नहीं है। खैर छोड़िए, आइए वापस अपनी बातों पे। थोड़ी सी कहानी में बीच में आप लोग आ गए। अभी हम बताने वाले क्या थे वो भी हमारे दिमाग से निकल रहा है। हम आपको बताने वाले थे पृथ्वी के बारे में। ये हो गया सन, फिर से वापस सूर्य। अब इस सूर्य के चारों ओर जब आप देखेंगे जो पृथ्वी है वो ऐसे चक्कर लगाती है। इसे बोलते हैं दीर्घवृत्ताकार पथ। अब पृथ्वी की जब बात करें, पृथ्वी ऐसे है, पृथ्वी जनरली अपनी सतह पर चपटी है, थोड़ी सी चपटी होने के कारण इसे जियोइड कहा जाता है। जियोइड मतलब भू-आव, हिंदी में बोलते हैं भू-आव। आप हिंदी या अंग्रेजी में से कोई भी एक टर्म अगर याद रख लेते हैं तो दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। आजकल तो ऐसे भी आपको ऑप्शनल एग्जाम में कोई दिक्कत है नहीं एसएससी जीडी में, और बाकी भी आप हिंदी अंग्रेजी में से कोई भी लिखेंगे, चाहे भू-आव लिख के देंगे तो भी सही है और जियोइड लिखेंगे तो भी सही है। इसको नहीं तो ऐसे भी जियोइड लिख सकते हैं, कैसे भी लिखिए वो चलेगा, इतना भी दिक्कत नहीं है। जियोइड का मतलब होता है पृथ्वी जैसा आकार। तो पृथ्वी अपने सतह पर से चपटी है इसलिए इसको भू-आव आकृति बोलते हैं, जियोइड बोलते हैं। तो पृथ्वी की जो शेप है इसको जियोइड बोलते हैं, भू-आव बोलते हैं। अब देखिए, अब पृथ्वी की दूसरी बात पे आते हैं। पृथ्वी में और क्या चीज है? पृथ्वी अपने अक्ष पे, जैसे अब यहाँ पे आइए, पृथ्वी का लोकेशन है, अगर ये अर्थ है, ऐसे अर्थ है, ये तो ऐसे नहीं होगा क्योंकि ये तो ऑर्बिट है। ऐसे अगर ये पृथ्वी है तो पृथ्वी ऐसे है, जो पृथ्वी का एक्सिस है ना ये ऐसे है। इधर आके दिखाता हूँ, देखिए ये अर्थ हो गया। तो अर्थ ऐसे, एक्सिस ऐसे नहीं है इसका, अर्थ का एक्सिस मतलब अक्ष, जिस पे पृथ्वी मतलब एक काल्पनिक रेखा है। ये अक्ष मतलब ऐसा नहीं है कि पृथ्वी के अंदर एक तार डाला हुआ है, ये एक काल्पनिक रेखा है जो ऐसे है। ऐसे कहने का मतलब ये है कि अब यहाँ पे आइए, देखिए ये देखिए
पृथ्वी कैसे, सॉरी मैं इसको बना ही गलत देता हूँ, ये अर्थ हो गया और ये पृथ्वी का एक्सिस हो गया, ये अक्ष है, पृथ्वी का अक्ष है। अब इस अक्ष पे देखिए कैसे है, ये एक काल्पनिक लाइन हम बना लेते हैं। अगर पृथ्वी का एक्सिस ऐसे होता तो यहाँ कितना डिग्री का कोण बनता, 90 डिग्री का, यहाँ भी बनता 90 डिग्री का। अगर ऐसे होता तो यहाँ भी बनता 90 डिग्री का, यहाँ भी बनता 90 डिग्री का, लेकिन ऐसे नहीं है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पे, अगर ये पृथ्वी का अक्ष है तो ये पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी है कितनी, यहाँ से ये जो एरिया है, यहाँ से ये है 23.5 डिग्री, यहाँ से ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये है 23.5 डिग्री। यहाँ से पृथ्वी अपने अक्ष पर, अक्ष मतलब ये हो गया, इस अक्ष से इधर की तरफ 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर, अपने एक्सिस, इसका एक्सिस है, अक्ष बोलते हैं इसको, अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। लेकिन ये जो एक समतल लाइन है, इसे, इस लाइन पे पृथ्वी कितनी झुकी हुई है, तो ये तो अपने अक्ष से झुकी हुई है 23.5 डिग्री, और ये अपने अक्षीय जो इसको बोलते हैं अक्षीय समतल, अक्षीय समतल, एक्सिस प्लेन बोलते हैं इसको, अक्षीय समतल, अक्षीय समतल पे पृथ्वी इधर की तरफ से, यहाँ से यहाँ का जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा, ये तो पूरा 90 था, 23.5 इधर झुकी हुई है तो इधर बन जाएगा 66.5 डिग्री। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 66.5 डिग्री झुकी हुई है और अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसको फिर विशेष ध्यान दे दीजिएगा, आजकल एग्जाम में कंफ्यूज करने के इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो पृथ्वी अपने अक्ष, मतलब ये अगर ये अक्ष कौन सा है, ये है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर, मतलब किधर से, इधर से 27 डिग्री, और अक्ष से, सर अक्ष पर तो इधर से, और अक्ष से तो इधर से, इधर से 27 डिग्री और इधर से 66 डिग्री। क्लियर हो गया। तो ये अब जो अर्थ है, अब यहाँ पे आइए, ये पृथ्वी हो गया। तो पृथ्वी का ये शेप, पृथ्वी इधर भी जाएगी तो भी इसका यही शेप रहेगा, इधर जाएगी तो भी इसका यही शेप रहेगा, और इधर आएगी तो भी इसका यही शेप रहेगा। मतलब अपने अक्ष पे पृथ्वी चारों, मतलब पूरे ऑर्बिट में, ये जो इसको ऑर्बिट बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं या हिंदी में कक्ष बोलते हैं, अपने कक्ष पर, अपने ऑर्बिट में पृथ्वी हमेशा अपने अक्ष पर 27 डिग्री ही झुकी हुई हमेशा रहेगी, जिस कारण से ऋतु होता है। ऋतु कितने होते हैं, 4। कौन कौन सा, गर्मी, सर्दी, बसंत और शरद। आपने गाना सुना होगा, काफ़ी पुराना गाना है, कि अब गाना का बोल ऐसा था कि पतझड़ सावन बसंत बहार, एक बरस के मौसम 4। तो एक बरस में 4 मौसम होते हैं, जिसे हम ऋतु बोलते हैं। और ऋतु कैसे होता है, तो अब ये देखिए, अब यहाँ से ये समझ में आ गया आपको कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 27 डिग्री झुकी हुई है। ये जो अक्ष, इसका अक्षीय समतल है, इस पे 66 डिग्री और अपने अक्ष से 27 डिग्री। अब इसको वापस से आइए, अब देखिए ये पृथ्वी घूमती कैसे है। अभी मैंने पहले बताया था कि ये एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे घूमती है, ऐसे घूमती है, ऐसे बायां से दाहिना। आप सामने से देखेंगे तो लेफ्ट से राइट की तरफ जाती हुई दिखेगी। ये अपने अक्ष पे भी घूमती है। अक्ष पे जो घूमती है, जब पृथ्वी को अक्ष पे घूमने की जो प्रक्रिया है, पृथ्वी की 2 तरह की गति होती है। पृथ्वी का जो गति है 2 तरह का है, एक को बोलते हैं घूर्णन और दूसरे को बोलते हैं परिक्रमण। घूर्णन को अंग्रेजी में बोलते हैं रोटेशन और इसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन। परिक्रमण को बोलते हैं रिवॉल्यूशन। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पृथ्वी अपने, जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पे ऐसे ऐसे घूम रही है, इसको बोलते हैं घूर्णन, मतलब रोटेशन। तो पृथ्वी को एक बार पूरा रोटेट करने में, एक बार जहां से शुरू हुआ तक पूरा रोटेट करने में, एक चक्कर पूरा, मतलब एक चक्कर नहीं, मतलब एक बार अपने एक्सिस पे पूरा रोटेट कर जाने में उसको लगता है 24 घंटा। और पूरा जो कक्ष है, जो ऑर्बिट है, इसमें पूरा घूमने में उसको लगता है 365 दिन 6 घंटा। अब 365 दिन 6 घंटा मतलब 1 साल, और अपने अक्ष पे 24 घंटा। ये क्लियर हो गया आपको। तो अब आइए थोड़ा सा आप इस पे थोड़ा ठीक से और कुछ बात करने का प्रयास करते हैं। पृथ्वी की गति ये हो गया। तो ये जो है घूर्णन, मतलब पृथ्वी की जो घूर्णन होती है, पृथ्वी का घूर्णन 24 घंटे में एक बार होता है, 24 घंटे में एक बार, जिसकी वजह से रात और दिन होता है।
और एक होता है परिक्रमण, जो अपने ऑर्बिट पे चारों साइड पूरी घूमती है। सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाने में इसको लगता है 365 दिन और 6 घंटा। मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 365.1/4 घंटा। अब देखिए अब क्या होता है, पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी हुई है 23.5 डिग्री और ये ऐसे घूमती है दीर्घ वृत्ताकार पथ पे, जिसकी वजह से साल में 2 बार ऐसा आता है कि दिन और रात बराबर होता है। ऐसा क्यों होता है? अब जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी में भी 3 लाइन ऐसे है, पृथ्वी बीचों बीच एक नीचे। अब इसकी एक अलग वीडियो ले लें या अभी बताएं, चलिए थोड़ा सा बता देते हैं। ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी का सेंटर हो गया। ये जो बीचों बीच पृथ्वी को एक रेखा काटती है, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। तो ये नॉर्थ और ये साउथ होगा तो ये हो जाएगा ईस्ट और ये हो जाएगा वेस्ट। तो पृथ्वी की सतह पे देखिए ये जो बीचों बीच रेखा गुजरती है, इसे बोलते हैं विषुवत रेखा। इसे बोलते हैं विषुवत रेखा, अंग्रेजी में बोलते हैं इक्वेटर लाइन। इसके ठीक 23.5 डिग्री ऊपर एक रेखा फिर पृथ्वी से गुजरती है, इसको बोलते हैं कर्क रेखा, मतलब लैंड ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसको क्या किया जाए, रुकिए थोड़ा सा बता देना जरूरी है, तो फिर याद नहीं रहेगा आप लोगों को। ये पृथ्वी है, इसको यहाँ से एक रेखा, एक इमेजिनरी लाइन गुजरती है पृथ्वी के बीचों बीच। ये हो गया एक इधर से एक इधर से भी, ये इधर से भी छोड़ दीजिए, नॉर्थ साउथ, ये हो गया ईस्ट और एक ये हो गया वेस्ट। तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा गुजरती है जिसे बोलते हैं भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा या फिर अंग्रेजी में बोलते हैं इसको इक्वेटर लाइन। इसी के ठीक 23.5 डिग्री नीचे एक और रेखा गुजरती है जिसको बोलते हैं मकर रेखा। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न। और इसी विषुवत रेखा के फिर 23.5 डिग्री ऊपर से एक रेखा और गुजरती है जिसे बोलते हैं कर्क रेखा, अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। ये हो गया कर्क रेखा, ये भूमध्य रेखा, ये मकर रेखा। ये पृथ्वी ऐसे है। तो सूरज का जो लोकेशन होता है पूरे साल भर कर्क से मकर, मकर से कर्क, इसी पे होती है। तो जब यहाँ से सूरज की यात्रा शुरू होगी, यहाँ तक जाएगी लाइट और यहाँ से फिर वापस हो जाएगी, फिर यहाँ तक आ जाएगी, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यही घूमती रहेगी। तो यहाँ से यात्रा शुरू हुआ यहाँ तक, फिर वापस आया यहाँ तक, तो यहाँ पे तो 2 बार आ जाएगा। यहाँ पे आएगा 1 बार और यहाँ पे आएगा 1 बार। अब यहाँ से कोई यात्रा शुरू करेगा, एक 3 लाइन है, यहाँ से शुरू करेगा, तो 1 बार यात्रा शुरू किया तो यहाँ 1 बार यहाँ हो गया फर्स्ट, यहाँ गया 1, फिर यहाँ गया 1 और फिर वापस आ रहा है, मतलब यहीं से वापस हो गया। तो यहाँ तो 1 ही बार हुआ, अब यहाँ पे 2 बार आ गया तो 1 + 1 और यहाँ की यात्रा खत्म हो गया। फिनिश को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि फिर ये ओरिजिन भी यही पॉइंट है। तो यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे हो गया 1। मतलब क्या, मतलब ये कि साल में 2 बार सूर्य भूमध्य रेखा पे बिल्कुल सामने आएगा। मतलब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पे, विषुवत रेखा पे, इक्वेटर लाइन पे साल में 2 बार सीधी पड़ेगी। मतलब साल में 2 बार ऐसा आएगा कि पूरे पृथ्वी पे, पूरे अर्थ पे दिन और रात बराबर होगी। अब ये कौन सा दिन है? तो ये एक है 21 मार्च, ये है एक 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च को और 23 सितंबर को, 21 मार्च, 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरे पृथ्वी पे दिन और रात बराबर होता है, क्योंकि इस दिन सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पे सीधी पड़ती है। क्लियर हो गया?
चलिए इसको ख़त्म करिए। लिखना हो तो वीडियो पॉज करके लिखते रहिएगा, क्योंकि ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियो है, तो अगर आपको कुछ इसमें से लिखने का मन करे तो चूँकि बोर्ड छोटा है, मिटाना आवश्यक हो जाता है, आप उसको पॉज करके लिख सकते हैं बाद में। अब देखिए, अब एक बार ऐसा होगा कि सूर्य का लोकेशन सीधी किरण यहाँ पड़ेगी। अब यहाँ तो 2 बार पड़ता था, तो वो 2 दिन हो गया। कौन कौन सा? 21 मार्च और 23 सितंबर। अब एक बार सूर्य की किरण यहाँ भी पड़ेगी और एक बार यहाँ भी पड़ेगी। तो जब यहाँ पे पड़ेगी, अब जब यहाँ पे पड़ेगी तो क्या होगा? ये तो विषुवत रेखा, और ये और दूर चला गया, टॉपिक ऑफ क्या, कैंसर। तो जब ये और ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा? ठंडा आ जाएगा। मतलब जो पृथ्वी को जो विषुवत रेखा 2 भागों में बांटती है, इसको बोलते हैं उत्तरी, नॉर्थ है, ये उत्तर है, और ये है दक्षिण। हमेशा नक्शा पे ऐसे ही होता है, ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है। तो इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। गोलार्ध मतलब गोला का आधा। पृथ्वी एक गोला है और गोला का जो आधा है ऊपर का तरफ, उसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध। और नीचे की जो एरिया है उसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। इसको बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं नदर्न हेमिस्फीयर, इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध को सदर्न हेमिस्फीयर। नदर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध, सदर्न हेमिस्फीयर दक्षिणी गोलार्ध। मतलब आधा पृथ्वी इधर दक्षिणी गोलार्ध, आधा पृथ्वी ऊपर उत्तरी गोलार्ध। तो जब सूर्य इधर रहेगा तो इधर सबसे बड़ा दिन होगा। तो जब इधर सबसे बड़ा दिन होगा तब इधर क्या होगा? इसका अपोजिट होगा, क्योंकि यहाँ सबसे छोटा दिन होगा, क्योंकि सूर्य की दूरी यहाँ से बहुत ज़्यादा हो गई। सूर्य तो का सीधी किरण तो यहाँ पड़ रही है। तो साल में एक दिन ऐसा आएगा कि जब उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा और यहाँ पे सबसे बड़ा दिन होगा। तो जब उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा, जिसमें हम लोग हैं, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा, वो दिन होगा 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा। तो सेम कंसेप्ट अपोजिट हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा। मतलब 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में, ऊपरी पृथ्वी में सबसे छोटा दिन होगा। ठंडा मौसम होता है हमारे यहाँ। ठीक इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में, मकर रेखा पर, उस दिन सबसे छोटा दिन होगा। ऐसे दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा, ऐसे सबसे बड़ा दिन होगा। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन। सेम चीज, तो सबसे छोटा दिन होगा तो रात सबसे बड़ी होगी। सीधी सी बात है कि 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात है। उसी दिन फिर इधर क्या, दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? दिन सबसे बड़ा होगा और रात सबसे छोटी होगी। फिर एक बार ऐसा आएगा कि सूर्य का लोकेशन यहाँ पे आ गया, और तो यहाँ पे दिन बड़ा होगा और यहाँ पे सबसे छोटा दिन होगा। तो मतलब जो जब सबसे बड़ा दिन होगा वो दिन कब होता है? उसको बोलते हैं 21 जून को। आजकल भारत सरकार ने 21 जून को, चलिए पहले इसको देख लीजिए। 21 जून को पृथ्वी 21 जून को सूर्य का लोकेशन कर्क रेखा पे होता है। तो कर्क रेखा पे होने की वजह से 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में उसी दिन सबसे छोटा दिन होता है। मतलब सबसे बड़ा दिन होगा तो रात सबसे छोटी होगी। सीधी सी बात है, रात बड़ी होगी तो दिन छोटी होगी, दिन छोटी होगी तो रात बड़ी होगी। वो तो कोई मतलब का सवाल ही नहीं है। तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में, जिधर हम लोग हैं, पृथ्वी के ऊपरी भाग में सबसे बड़ा दिन होगा। आजकल भारत सरकार 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में भी मनाना शुरू कर दिया है। तो इंटरनेशनल योगा डे भी 21 जून को ही, 21 जून को ही मनाया जाता है। चलिए, बोर्ड पूरा भर रहा है, इसको अब मिटाते हैं। अब एक बार फ्रेश लिख के दिखाते हैं आप लोगों को, और आप लोग बोलेंगे इस बार। पूरे पृथ्वी पे, समूचे पृथ्वी पे 2 दिन ऐसा होगा जब दिन और रात बराबर होगा। ये कौन कौन सा दिन है? एक आएगा मार्च में और एक आएगा सितंबर में। मार्च में 21 को, सितंबर में 23 को। याद रहेगा। एक दिन आएगा जो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। ये गोलार्ध थोड़ा सा याद रखिएगा। सबसे उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को, और दक्षिणी गोलार्ध में, सॉरी दक्षिणी गोलार्ध तो जाइए मत, अभी उत्तरी गोलार्ध में ही रहिए। और उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब? 22 दिसंबर को। याद रखिएगा इतना। ये 4 क्वेश्चन हो गया।
अब ये गोलार्ध से इधर की तरफ क्लियर करते हैं। पृथ्वी ऐसे है, ये इक्वेटर लाइन हो गया, ये जीएमटी हो गया, भारत का लोकेशन यहाँ पे है। तो हम लोग, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। तो हमारा भारत का जो लोकेशन है उत्तरी गोलार्ध में है, ऊपर की तरफ है, उत्तरी गोलार्ध में है। ऐसे पूरे ग्लोब पे देखेंगे तो हमारा जो लोकेशन है भारत का वो नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ और ईस्ट इस कॉर्नर में है, तो नॉर्थ ईस्ट में है। जब ग्लोब वगैरह पे भारत को देखिएगा तो बड़ा आराम से इसका कुछ समझ में आएगा। ऐसे किताब में भी देख लीजिएगा, मोबाइल पे भी देख लीजिएगा, मोबाइल पे भी आजकल सब कुछ अवेलेबल है, बहुत आराम से सब कुछ दिखेगा आपको। तो ये भारत का लोकेशन उत्तरी गोलार्ध में है। तो ये उत्तरी गोलार्ध के संबंध में ये सारी बातें हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होगी, लेकिन ये जो 2 दिन है ये समूचे पृथ्वी के लिए है, ये पूरे अर्थ पे दिन रात बराबर होगा इस दिन। लेकिन बाकी उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होगा इधर, तो इधर दक्षिणी गोलार्ध में उसका अपोजिट हो जाएगा, सबसे छोटा दिन होगा। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है, तो इसका अपोजिट दक्षिणी गोलार्ध में हो जाएगा। दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होगा, बस इसको इतना याद रखिएगा। अब आते हैं फिर से, चलिए कहानी खत्म हो गया। अब वापस से एक बार पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण पे आ जाइए। ये हो गए सूर्य महाराज, और इधर से पृथ्वी ऐसे घूमेगी। तो हम अपने बताए थे आपको, हमने पृथ्वी ऐसे रहेगी अपने, ओह सॉरी फिर गलत, ये तो घूर्णन है, पृथ्वी ऐसे रहेगी अपने एक्सिस पे, ऐसे 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 ऐसे। ये अक्ष है पृथ्वी का, ये अक्ष है, ध्यान रखिएगा, ये अक्ष है, ये अक्ष है, इसका अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सिस। ये भी अक्ष है, ये भी अक्ष है। ये अक्ष पे ऊपर से 37 डिग्री झुकी हुई है। तो ये पृथ्वी हमेशा सालों भर अपने अक्ष पे ऐसी एक ही तरफ में झुकी रहती है। ऐसे नहीं कि इधर जाके इधर जाके इधर नहीं होती है, एक ही तरफ झुकी होती है, अपने अक्ष से 37 डिग्री झुकी होती है। 90 डिग्री से 37 डिग्री घटा दीजिए, मतलब 66 डिग्री ऊपर। जैसे ये डंडा है, ऐसे पृथ्वी का जो झुकाव है, इसे ऐसे अगर पृथ्वी का झुकाव है, ये अगर पृथ्वी है तो ये पृथ्वी का जो एक्सिस ऐसे नहीं है, ये ऐसे है, ऐसे ऐसे। तो नीचे से ये एंगल नापिएगा तो 66 डिग्री, और ये एंगल नापिएगा 90 डिग्री पर से, अगर ये 90 डिग्री है यहाँ से, अगर ये एंगल नापिएगा तो 37 डिग्री। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए, ये अब हम आपको बताना क्या चाह रहे थे। अभी देखिए क्या होता है कि पृथ्वी अपने एक का 2 गति होता है। मैंने आपको बताया था घूर्णन, जिसको बोलते हैं, बताइए फटाफट, रोटेशन। दूसरा होता है परिक्रमण, इस पे चलती है, इस पथ पे, इसको बोलते हैं परिक्रमण। परिक्रमण अंग्रेजी में बोलते हैं रिवोल्यूशन। तो घूर्णन और रिवोल्यूशन, घूर्णन 24 घंटे में हो जाती है, रिवोल्यूशन में, परिक्रमण में पृथ्वी को, मतलब पृथ्वी को अपने अक्ष पे एक चक्कर पूरा लगाने में 24 घंटे, और सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा लगाने में 365 दिन 6 घंटा। इसको जो ये जो ग्रह जिस पथ पे चलती है उसको बोला जाता है ऑर्बिट। ऑर्बिट बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं कक्ष। ये थोड़ा याद रखिएगा, ये कई बार पूछा जाता है। घूर्णन समझ गए, कक्ष समझ गए, जिसको ऑर्बिट भी बोलते हैं। रोटेशन, जो सूर्य के चारों चक्कर लगाता है। इसी तरह ग्रहों का चक्कर उपग्रह लगाता है, उसे भी रोटेशन ही बोलते हैं, उसे भी रिवॉल्यूशन ही बोलते हैं। अपने अक्ष पे घूमने को रोटेशन, और चक्कर लगाने को रिवॉल्यूशन, मतलब घूर्णन और परिक्रमण, याद रखिएगा। अब यहाँ पे आइए, ये जो एक चक्कर है सूर्य का, पूरा एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को लगता है 365 दिन 6 घंटा। तो हम लोग जनरली एक साल में 365 दिन ही गिनते हैं, और ये जो 6 घंटा बढ़ जाता है, ये जो 6 घंटा बढ़ जाता है, इसको हम लोगों ने 4 साल पर 6 + 6 + 6 + 6 बराबर 24 घंटा। तो इसके बाद 4 साल पे हम लोग फरवरी में एक दिन जोड़ देते हैं, जिसकी वजह से फरवरी उस बार 29 दिन का हो जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं लीप ईयर। इसे बोलते हैं लीप ईयर, लीप वर्ष, लीप वर्ष, लीप वर्ष। अब लीप वर्ष हर 4 साल पे आता है। मैं थोड़ी सी आपकी जानकारी के लिए बता दूं। चलिए इसको मिटाते हैं पहले।
आज ये बोर्ड बहुत तकलीफ दे रहा है, बोर्ड हमको जल्दी ही लेना पड़ेगा थोड़ा सा बड़ा। अभी देखिए लीप ईयर कब होता है, लीप ईयर जो होता है लीप वर्ष हर 4 साल के बाद आता है। तो मतलब ऐसा कहा जाता है कि जो भी सन, जो भी ईस्वी 4 से डिवाइडेड हो जाएगा, 4 से जिसमें पूरा पूरा भाग लग के कट जाएगा, वो होगा लीप ईयर। जैसे 2000 ईस्वी था, अभी 2020 कर लीजिए, 2020 था, ये 4 से कट जाएगा, ये भी 4 से कट जाएगा, तो ये सब क्या था, लीप ईयर था। ये सब क्या था, लीप ईयर था। इसमें एक चीज़ जो आपको जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ, वो ये होता है कि ये लीप ईयर सीधा सा फॉर्मूला है कि जिस साल में 4 से भागा लग जाए, पूरा पूरा कट जाए, वो लीप ईयर होगा। लेकिन एक होता है सेंचुरी लीप ईयर, वहाँ पे थोड़ी सी नियम बदल जाती है। अब नियम क्यों बदल जाती है उतना डीप में आपको जाने की जरूरत नहीं है। आपको इस एग्जाम के लिए इतना डीप में नहीं पढ़ना पड़ेगा। जब आप बिहार दरोगा वगैरह के लिए पढ़ेंगे या फिर सीपीओ के लिए पढ़ेंगे तो थोड़ा और मैं डीप वीडियो बनाऊंगा, जिसमें जाके आपको ज़्यादा बातें को समझाने का प्रयास करूंगा। अभी जो बातें हैं बस इतना समझ लीजिए कि जो सन, जिस सेंचुरी ईयर है जिसके अंत में डबल जीरो है, जैसे 100, 200, 2000 है ना, 2 जीरो, 3000, 2000 मतलब 2200 ईस्वी, इस तरह के जितने ईस्वी हैं जो सेंचुरी, जिसमें 100 से भागा लग सकता है, उसको सेंचुरी बोलते हैं। तो ऐसे सेंचुरी कंडीशन में जिस वर्ष में 400 से भागा लग जाएगा, अगर 2000 ईस्वी में 400 से, जो बाकी यहाँ पे 4 से भागा दे रहे थे, जब सेंचुरी लीप ईयर होगा जिसका अंत में डबल जीरो लगा है, वो जब 400 से डिवाइड होगा तब लीप ईयर होगा। और अगर डिवाइड नहीं होगा, अगर भाग नहीं लगेगी पूरी तरह से, तो लीप ईयर नहीं होगा। इसलिए 100 ईस्वी लीप ईयर नहीं था, 200 ईस्वी लीप ईयर नहीं था, 300 ईस्वी लीप ईयर नहीं था, 400 था क्योंकि 400 से भाग लगता था। उसी तरह से 2100 ईस्वी 400 से भागा नहीं लग रहा था, लीप ईयर नहीं था। 2200 ईस्वी 400 से भागा नहीं लग रहा था, लीप ईयर नहीं था। नहीं था मतलब 2200 तो अभी आया ही नहीं, अभी तो 2000 ही चल रहा है, 2022 ही चल रहा है। तो 2000 ईस्वी लीप ईयर था, लेकिन जो 2100 ईस्वी होगा वो लीप ईयर नहीं होगा। जो 1900 ईस्वी था, जो 1900 ईस्वी जो था वो तो 4 से कट रहा था, लेकिन लीप ईयर नहीं था क्योंकि ये 400 से नहीं कट रहा था। तो अभी क्लियर हो गया। मतलब सामान्यतः जनरली जो सेंचुरी लीप ईयर है उसमें 400 से भाग लगना चाहिए, बाकी जो सन है उसमें 4 से भाग लगना चाहिए लीप ईयर के लिए। तो आज का क्लास यही ख़त्म करते हैं और अगला क्लास कल रख लेते हैं। कल शाम को नहीं, कल रात को 10 बजे हम वीडियो अपलोड कर देंगे। थोड़ा सा ड्यूटी को लेकर के कई बार प्रेशर हो जाती है और हम वर्कआउट नहीं कर पाते हैं। वर्कआउट नहीं कर पाएंगे तो फिर आपकी क्लास उतनी बेहतर नहीं हो पाएगी। तो थोड़ा सा मुझे भी एक बार रिवाइज कर लेना जरूरी होता है कि मैं चीज़ों को थोड़ा जल्दी और बेहतर तरीके से बात कर सकूँ आपके साथ, नहीं तो मैं ही उलझता रहूँगा तो फिर आपको समझ में बातें आएंगी नहीं। तो रात को 10 बजे मैं ड्यूटी समाप्त करके आता हूँ, फिर कुछ पढ़ता हूँ और फिर आपको पढ़ाता हूँ, तो थोड़ा ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि मुझे रिवाइज हो जाएगी और आपको भी समझाने में मुझे थोड़ी सी आसानी होगी। तो कल शाम रात को 10 बजे वीडियो अपलोड करते हैं। और नेक्स्ट जो हम अपना टॉपिक रखते हैं कल का, वो मैथ से रख लेते हैं, क्योंकि आपको SSC GD में मैथ भी पढ़ना है, GK GS भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है और हिंदी भी पढ़ना है। अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं अंग्रेजी भी इंग्लिश भी पढ़ना है। तो चारों को साथ लेके चलेंगे, क्योंकि अगर एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे तो इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी कि मतलब एक चीज़ पढ़ के जब आप रख देंगे ना तो फिर 2 महीने बाद सब कुछ दिमाग से निकलना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग चारों चीज़ों को लेकर साथ में चलेंगे और जब एग्जाम आएगा तो उसको क्रैक भी करेंगे और अगला दिवाली बड़ी बेहतर तरीके से मनाएंगे। तो कल हम मैथ का क्लास रखते हैं और उस टॉपिक रखेंगे नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। आप लोग अगर रिवाइज करके आना चाहते हैं तो रिवाइज करके आइएगा और थोड़ा अच्छा लगेगा आप लोगों को भी पढ़ने में, थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। तो कल का हमारा चैप्टर मैथ से रहेगा, संख्या पद्धति। वीडियो अपलोड होने का टाइम रात के 10 बजे। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।